G20 सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाली में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। इंडोनेशिया और भारत के दरमियान दोस्ती को बताया अहम। पीएम ने दुनिया में भारत के किरदार पर डाली रोशनी। कहा, आज 21वीं सदी में दुनिया को भारत से जो उम्मीदें हैं, भारत उन्हें देखता है अपनी जिम्मेदारी के तौर पर। बाली इंडोनेशिया में जारी G20 सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के बुहरान से निपटने के लिए जंगबंदी और सिफारतकारी को अपनाने पर दिया जोर। कहा, दुनिया में अमन, हमआहंगी और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ठोस और इज्तिमाई अज़्म की है ज़रूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। कहा, वबाई अमराज के दौरान भारत ने अपने शहरियों के लिए खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ ज़रूरतमंद ममालिक की भी मदद की। कहा, खुराक की मुसलसल फराहमी के लिए आपसी इत्तफ़ाक़ राय अहम और ये कि भारत कुदरती खेती के साथ साथ मोटे अनाज के इस्तेमाल को दे रहा है फ़रोग़। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शहडोल में कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर मुनक़्क़दा कबायली कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। सदर जमहूरिया ने कहा, मुल्क में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कबायली बिरादरी की जद्दोजहद और कोशिशों से ही हो पाया है मुमकिन। गुजरात असेंबली इंतख़ाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच जारी। रियासत की 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में होगी वोटिंग। पहले मरहले में 19 अजला की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे में बात करते हैं 17वें G20 सरबराह इजलास की। बाली में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीयों ने खेल की दुनिया, फिल्मी दुनिया समेत कई अहम शोबों में अपना ग्रांकदर ताउन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पेशावराना महारत के हामिल अफराद ने इंडोनेशिया की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा किया है। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में एक प्रोग्राम में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी के अफ़कार और नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी की रगों में अतिथि देव भव का जज्बा मौजूद है। बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भवो की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है, ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत का हुनर, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की इख्तरा, भारत की सनत
इन सब ने दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। आज दुनिया में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनके CEO भारत से हैं। आज दुनिया में 10 यूनिकॉर्न बनते हैं तो उनमें से एक भारत का होता है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिसके CEO भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17वें G20 सरबराह इजलास में सेहत पर मुनक़्क़िद एक सेशन में शिरकत की। इस दौरान कोविड-19 की वबा के बाद बदले हुए आलमी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। नीज़ वैक्सीन और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। अपने इफ्तिताही खिताब में इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने कहा कि हमें अगली हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। G20 leaders, our world is recovering from the COVID-19 pandemic, but we must not be complacent. The next health emergency might just happen anytime. This time, the world must be ready. Preparedness will save our lives and our economy. G20 needs to take immediate concrete steps. First, global health architecture must be strengthened. We need a stronger and sharper WHO. Solidarity and justice must be the soul of the global health architecture. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास के पहले दिन बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। ऋषि सुनक भारतीय ज़ात हैं और वज़ीर आज़म बनने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 सरबराह इजलास का थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी एक साथ बढ़ें, बाइख्तियार बने हैं। सरबराह इजलास के इफ्तिताई सेशन के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों समेत कई दीगर सरबराह ने मुमलिकत से भी मुलाकात की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की गैर रस्मी मुलाकात कैसी रही, सबकी नज़रें इसी तरफ मरकूज़ थीं। DD न्यूज़ ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के हिंदी तर्जुमान जेड तराज से खुसूसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान शानदार केमिस्ट्री है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमरीका की दोस्ती की बुनियाद जमहूरियत है। हमारे साथ जेड तरार मौजूद है जो कि US स्टेट डिपार्टमेंट के हिंदी स्पोक्स पर्सन है। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडन मिले G20 समिट में, एक वार्मथ और एक बेहतरीन केमिस्ट्री देखी। इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? G7 में भी उनका सेम तरह का इंटरेक्शन रहा था। मेरे ख्याल में आप तस्वीरों को देख के ही समझ सकते हैं कि एक गर्मजोशी है, बाहमी है राष्ट्रपति बाइडन और मोदी जी के बीच। और हाँ, ये भी है कि जो दोस्ती है अमेरिका और इंडिया के बीच, वो एक बुनियाद पे है। और बुनियाद ये है कि हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अगर आप जितने भी वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर आप देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिन पर अमेरिका और इंडिया एक साथ काम कर रहे हैं। G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे ख्याल में पूरी विश्व में वाहिद है, एक ही है। यानी कि जो G20 देश हैं वो 80% पूरी ग्लोबल इकॉनमी बनती है इससे।
तो हम समझते हैं कि अगर हमने जो बहुत बड़े वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर हमने उनका मुकाबला करना है, उनका हल ढूंढना है हमने, तो हमने मिलकर करना है। तो यही उम्मीद है कि हम G20 के ज़रिए करेंगे और आगे आने वाले साल जब इंडिया का प्रेसिडेंसी हुआ वही होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये थी 17वें G20 सरबराह इजलास से मुतालिक खबरें। और दीगर खबरों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने मुजाहिदे जंग आज़ादी बिरसा मुंडा को उनके गांव ओली हाथू में खराज अक़ीदत पेश किया। कबल अज़ीं सदर जमहूरिया का बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गवर्नर रमेश बैस और वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरकज़ी हुकूमत ने कबायली बरादरियों के ताउन की याद में हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस यानी कबायली फ़ख्र का दिन मनाने का ऐलान किया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में मुनक़िदा कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर कबायली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कबायली बरादरी की जद्दोजहद को याद करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी कोशिशों से मुल्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का काम हुआ है। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मान पूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि कबायली माशरे की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की से मुंसलिक है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और मुल्क में कबायली समाज के लिए जो भी काम हो रहा है वो अटल जी की कोशिशों का नतीजा है। मैं मानती हूँ कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और सजनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पले बड़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कबायली अफराद के लिए फ़ख्र के दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने अज़ीम मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा 15 नवंबर की ये तारीख भारत की कबायली रिवायत पर फ़ख्र करने के लिए ख़ास दिन है। PM ने कहा कि बिरसा मुंडा न सिर्फ हमारी सियासी आज़ादी के सूरमा थे बल्कि वो हमारी रूहानी और सक़ाफ़ती इक़दार के भी अलमबरदार थे। आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि कबायली समाज में बहादुरी है और फितरत के साथ हम आहंगी और शमूलियत पर मबनी समाज भी है। PM ने कहा कि भारत को इस अजीम विरसे से सबक सीख कर अपना मुस्तकबिल बनाना है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कबायली अफराद के लिए फ़ख्र के दिन के जरिए हमें मुल्क के कबायली विरसे पर फ़ख्र है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन
देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पार्लिमानी उमूर के वजीर समेत कई मरकजी वज़रा मौजूद थे। इस मौके पर मौजूदीन ने बिरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश किया। हमारे नामा निगार राजेश राज ने तक़रीब का जायजा लिया। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने माल्यार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया। अर्जुन राम मेघवाल, बी मुरलीधरन, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत अनेक जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अकीदत पेश किया। जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार हैं, वो यहाँ पर मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को स्थापित किया है और जो देश भर के जनजातीय समुदाय के लोग हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो जनजातीय समुदाय के जो कलाकार हैं, वो कलाकार कहीं न कहीं मनमोहक प्रस्तुति देकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये प्रयास जो है जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कबायली बिरादरी के फनकारों के साथ रिवायती रक्स करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं गुफ्तगू के अहम हिस्से। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनजातीय समुदाय से आने वाले कलाकार जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, उनके साथ नृत्य करने से भी अपने को रोक नहीं पाई। हमारे साथ अनुप्रिया हैं, कैसा लगा जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ आप रोक नहीं पाई अपने को और आप भी उसमें शामिल हो? जनजातीय संस्कृति भी भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अपनी विविधताएं हैं, अपना सौंदर्य है और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी विरोध का बिगुल फूंकने का काम किया था। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ और आज मेरे जो मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आए हुए जनजाति भाई और बहनें हैं, उनके साथ उनके पारंपरिक नृत्य का आनंद भी लिया। उनके साथ मुझे नृत्य करने का टूटा फूटा अवसर भी मिला और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आपकी सरकार ने इन लोगों को सम्मान देने का भी काम किया, भगवान की जयंती जो है उसको भी शुरू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के कोने कोने में हमारे बहुत सारे ऐसे जनजाति में जन्मे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था, तो इसलिए उनकी स्मृति में इस जनजाति गौरव दिवस को मनाने की उन्होंने पूरे देश में घोषणा की। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार थे, उनके साथ उन्होंने नृत्य भी किया, उनकी सुर में सुर भी मिलाने की कोशिश की। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्या को मैनपुरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के लिए भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजस्थान के सरदार शहर से अशोक कुमार पंजा, बिहार की करहानी असेंबली सीट से केदार प्रसाद गुप्ता और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नित्यम को टिकट दिया है। वहीं राजकुमारी सैनी और रामपुर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में खतौली असेंबली से उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच जारी है। पर्चे नामजदगी जुमेरात तक वापस लिए जा सकते हैं।
इंतखाब के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल कल शाम खत्म हो गया। रियासत की 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में पोलिंग होनी है। पहले मरहले में 19 अजला की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पोलिंग होगी। इसके साथ ही दूसरे मरहले के लिए 17 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इस मरहले में 5 दिसंबर को 14 अजला की 93 सीटों पर पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ होगी। तरस नए इलेक्शन कमिश्नर बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद को आसान वोटिंग की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात का शोर अब जोर पकड़ रहा है। नामजदगियों के साथ इंतखाबी मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का पीर को आखिरी दिन था। पीर को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया और बीजेपी लीडर रिवाबा जडेजा ने जामनगर शुमाली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र अबू ज़हबी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुस्तकबिल में मीडिया की सरमायाकारी पर मुकम्मल वजारती इजलास में शिरकत की। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी ने भारत में मीडिया के शोबे में आज के चैलेंजों और मौक़े पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और AI पर मबनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत मालूमात, जाली खबरों और नए मीडिया टूल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भारत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। अपूर्व चंद्रा ने गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह के शोबों में बढ़ते हुए मौक़े का भी जिक्र किया। कबल अज़ीं उन्होंने वैम के जरिए इत्माम पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की। अगली खबर हिमाचल से। पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में सेब के डिब्बों की ड्रोन से डिलीवरी का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे मुतालिक एक ट्रायल कामयाब भी साबित हुआ है। इससे रियासत के ऐसे इलाकों को फ़ायदा होगा जहां सड़क की सहूलत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फसल को हवाई जहाज़ के जरिए मंडियों तक पहुँचाया जाएगा। इससे ज़्यादा ऊंचाई वाले और नाकाबिले रसाई इलाकों से कम वक्त में सेबों को नीचे लाया जा सकेगा। इससे सेब की क्वालिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। शिमला के नारकुंडा और सियाहती शहर मनाली में पीर को मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सयाहों महजूज हुए। साथ ही रोहतांग पास में 2 फीट बर्फ पड़ने की भी खबर है। कुल्लू, लाहौल की पहाड़ियों में भी शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। उधर जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी शदीद बर्फबारी से सड़कों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कई मकामात पर शदीद बर्फबारी हुई है। मुगल रोड को खोलने के लिए PWD और R&B डिपार्टमेंट मुगल रोड डिवीजन की तरफ से बर्फ साफ करने का काम किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर काफ़ी हद तक फिसलन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सड़क इंतहाई खतरनाक हो गई है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। रियासत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत गिर गया है। बद्रीनाथ धाम में मौसम मुकम्मल तौर पर सर्द हो चुका है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में दर्जा हरारत कम होता जा रहा है। काबिल जिक्र है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को मौसम सरमा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और दिल्ली के श्रद्धा कत्ल केस में मुलजिम आफ्ताब पूनेवाला को आज पुलिस उस जगह ले गई जहां उसने श्रद्धा का बेदर्दी से कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब से डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों 2018 में एक साथ आए और इस साल 8 मई से दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट में एक साथ रहने लगे। 18 मई को दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जुल्म की हदें पार करते हुए श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और कई दिनों तक उन्हें फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने पीर को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, राजधानी नई दिल्ली में RSS की एक मुआविन तंजीम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के जरिए तीसरे ज्ञान उत्सव यानी तालीमी मेले को मुनक़िद किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर पर मबनी 17 से 19 नवंबर तक जारी रहने वाले इस ज्ञान उत्सव में 4000 से ज्यादा माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज और तलबा हिस्सा लेंगे। पेश है उपी यादव की ये रिपोर्ट।
मुल्क में अक़दार पर मबनी तालीम और भारतीय तरीक़े तालीम को बढ़ावा देकर निज़ाम तालीम में बुनियादी बदलाव लाने के सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मुआविन तंजीम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के जरिए ज्ञानोत्सव 2019 का इनेकाद किया जा रहा है। 17 से 19 नवंबर तक नई दिल्ली में मुनक़िद होने जा रहे ज्ञानोत्सव के मौजू पर मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए न्यास के कौमी सेक्रेटरी अतुल कोठारी ने कहा कि भारत की रिवायती तरीक़े तालीम की हिफाजत और फ़रोग़ के साथ नई नस्ल में अक़दार से मज़यन इल्म की रिवायत की तौसी करना ही ज्ञानोत्सव का मकसद है। पूरी शिक्षा का हम इसमें समावेश करना चाहते हैं और देश भर में क्या है कि शिक्षा नीति अभी सरकार का प्रयास है सबका, लेकिन अभी अधिकतर शहरों तक पहुंची है, गांवों तक, कस्बों तक, महाविद्यालय विद्यालय तक वहां नहीं पहुंची है। तो उसको पहुंचाना है और क्रियान्वयन भी करना है, दोनों बातें होनी है। ज्ञानोत्सव के इस तालीमी फेस्टिवल के मौजू पर बोलते हुए इंडियन यूनिवर्सिटी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज मित्तल ने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में तालीम इस्लाह से मुताल्लिक़ कई सेशन रखे गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, दूसरा है स्किल एजुकेशन को कैसे हायर एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाए, और जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो यूनिवर्सिटीज़ ने किया अपने अपने स्तर पे, उसको वो दिखाएं कि हमने क्या स्टार्टअप शुरू किए, हमने कैसे इनोवेशंस किए। बहुत सारी नई चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि रिवायती व जदीद तरीक़े तालीम में इस्लाह के लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम है। हम लोग जो NEP में काम अच्छा कर रहे हैं उनका प्रस्तुतिकरण करा रहे हैं, टेम्पल मैनेजमेंट। तो लोगों को लगा रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर लोगों को लग रहा था कि क्या ज्योतिष में कोर्स शुरू हो सकता है, वेद में शुरू हो सकता है। हमने शुरू करके दिखा दिया। सहरोज़ा इस प्रकाश उत्सव के दौरान तालीम में हुनरमंदी का फ़रोग़, स्टार्टअप और तहक़ीक़, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का निफाज और आत्मनिर्भर भारत में तालीमी इदारों के रोल जैसे अहम मौज़ूआत पर न सिर्फ गौर ख़ोज़ होगा बल्कि नतीजा भी अख्ज़ किया जाएगा। OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत के खिलाफ 3 T20 और वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ओपनर मार्टिन गप्टिल और तजुर्बेकार फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को टीम से ड्रॉप कर दिया है। इसके साथ ही उनकी जगह फिन एलन अब दोनों फॉर्मेट्स में टीम की शुरुआत करते नजर आएंगे। भारतीय टीम 18 नवंबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड के दौरे पर 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।